सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। आज चर्चा का हमारा विषय है कोरोना से दूरी, लॉकडाउन जरूरी। जी हां, कोरोना संक्रमण और बढ़ती मौतों के आंकड़ों के बीच लोगों के जहन में यह सवाल काफी समय से है कि क्या महामारी को काबू में लाने के लिए एक बार फिर पूरे देश में लॉकडाउन लगाया जाएगा। देश पिछले 2 महीने से बड़ा व्यस्त था। व्यस्त इसलिए था कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। चुनाव ज्यादा बड़ी प्राथमिकता महसूस किए जा रहे थे। तो चुनाव के चलते ऐसी कोई उम्मीद देशवासियों को नहीं थी कि लॉकडाउन जैसा कोई फैसला अभी देश में लिया जा सकता है। अब चूंकि कल चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं, जो कुछ होना था हो गया है, तो इसलिए एक उम्मीद बंधी कि क्या कोरोना के संदर्भ में प्रभावी कदम माने गए पहली पीक के दौरान लॉकडाउन को क्या एक बार फिर अमल में लाया जा सकता है। इस बात को थोड़ा गंभीरता से लेने की जरूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि आज सर्वोच्च न्यायालय का एक दिशा निर्देश भी सार्वजनिक हुआ, जिसके अंतर्गत नसीहत दी गई है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कि वह लॉकडाउन के संदर्भ में विचार करें दूसरी पीक के संदर्भ में रोक लगाने के लिए। हालात इस समय देश के भयावह नहीं, बहुत भयावह हो चुके हैं। तकरीबन 4 लाख के आसपास घोषित तौर पर संक्रमित प्रतिदिन मिल रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये जो आंकड़ा है ये सही नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि गांव-गांव तक इस बार संक्रमण ने अपनी पैठ बना ली है और हम शहर के स्तर पर ही जब आंकड़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, लोग जांच नहीं करा रहे हैं, तो गांव में हर दिन कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं इसका अनुमान लगाना थोड़ा कठिन है। तो लिहाजा माना जा सकता है कि हालात हद से ज्यादा खराब हो रहे हैं। इस बार सरकार ने यह कहने की चेष्टा की कि लॉकडाउन अंतिम हथियार है। देश के प्रधानमंत्री ने जब देश को संबोधित किया तो उन्होंने लॉकडाउन को अंतिम हथियार के तौर पर बताया। नतीजा यह रहा कि तमाम भाजपा शासित सरकारें लॉकडाउन जैसे अगर कदम उठा भी रही हैं तो उसे कोरोना कर्फ्यू का नाम देते हुए, ढकते, छुपते, डरते हुए उन फैसलों को अमल में ला रहे हैं, लेकिन अमल में लाए जा रहे हैं। कांग्रेस शासित या विपक्ष अपने अपने स्तर पर फैसला ले रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर लॉकडाउन के फैसले काफी पहले ले लिए गए। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो कोरोना कर्फ्यू के नाम पर शिवराज सरकार ने भी आवश्यकता अनुसार फैसले लिए। लेकिन ताजा तरीन मामला यह है कि लंबे समय तक लॉकडाउन की मुखालफत करते रहे हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज ट्वीट किया कि हम 3 से लेकर 10 मई तक लॉकडाउन लगा रहे हैं। उड़ीसा सरकार ने 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। पंजाब और चंडीगढ़ के संदर्भ में भी ऐसी ही खबरें हैं। उत्तर प्रदेश, जहां संक्रमण इस समय बेकाबू है, वहां पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वीकेंड लॉकडाउन की बात कर रहे थे, अभी 2 दिन के लिए उसे बढ़ा लिया है। जब वहां के हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था 5 बड़े शहरों में लॉकडाउन के संदर्भ में, तो सरकार उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गई थी और सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें स्थगन भी दे दिया था। लेकिन वही सर्वोच्च न्यायालय आज परामर्श दे रहा है कि आप देश में कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन पर विचार करें। एक अजीबोगरीब किस्म की भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि 4 लाख प्रतिदिन के घोषित आंकड़ों को छू रहा देश किस तरीके से अब कोरोना पर रोक लगाएगा। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ में हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे। उनमें राजनेता भी हैं, पत्रकार भी हैं और विषय विशेषज्ञ भी हमारे साथ में हैं। एक गंभीर चर्चा के माध्यम से किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश इस कार्यक्रम में करेंगे। पर हम उस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र किसी व्यक्ति विशेष का दिया हुआ नहीं है। हमारा आज का विचार सूत्र एक मशहूर चीनी लोकोक्ति के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। सटीक है इसलिए आपसे साझा करते हैं, संक्षिप्त है, लोकोक्ति हमेशा संक्षिप्त होती है। तो वो ये कहता है कि विचार सूत्र की महापुरुषों के संकल्प होते हैं, दुर्बलों की केवल इच्छाएं। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिनको हम आदर्श के तौर पर देखते हैं उनके अंदर संकल्प ही एक ऐसी ताकत होती है जिसके आधार पर हम उससे प्रभावित होते हैं। जो सामान्य जन है वो तो केवल मन में इच्छाएं रखते हैं, उनकी पूर्ति के लिए कोई संकल्प कर पाए ऐसी अपेक्षा उनसे नहीं की जाती है। महामारी के पहले दौर में इस देश ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक संकल्प शक्ति को अनुभव किया था। लोग जो भी समीक्षा करें, पर लॉकडाउन के संदर्भ में जब उन्होंने फैसला लिया था वो एक नया फैसला था, साहसिक फैसला था और बाद में दुनिया के तमाम देश उसका अनुसरण करते हुए दिखाई भी दिए। लेकिन 4 बार के क्रमशः लॉकडाउन के दौरान जिस प्रकार की समस्याओं का सामना देश को करना पड़ा, मजदूरों के संदर्भ में खास तौर पर जिस प्रकार की आलोचना के स्वर सुनाई दिए, आर्थिक रूप से उसका कुप्रभाव जैसा भी दिखाई दिया, उसके चलते महसूस किया जा रहा है कि इस बार लॉकडाउन के संदर्भ में केंद्र सरकार वैसा साहस नहीं दिखा पा रही है। पर साहस न दिखा पाने का नतीजा कहीं देश बड़ी कीमत के तौर पर तो नहीं चुका देगा। इस सवाल पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं।
हमारे साथ सुधीर शर्मा जी हैं, जो राष्ट्रीय सचिव हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार सांसद संतोष पांडे जी इस चर्चा में खासतौर पर जुड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर नितिन एम नागरकर साहब हैं, जो एम्स रायपुर के डायरेक्टर हैं। कोरोना की लड़ाई में जिन लोगों की भूमिकाओं को सर्वत्र सराहा गया है, उनमें से एक नाम डॉक्टर नितिन नागरकर का है। हमारे साथ डॉक्टर वेद प्रकाश जी हैं, जो लखनऊ से जुड़ रहे हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से, जो क्रिटिकल केयर के एचओडी हैं। और साथ साथ खरी खरी कहने के लिए हमने एक बार फिर श्रवण गर्ग जी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है, तो वह भी हमारे साथ है। चर्चा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय सांसद संतोष पांडे जी से करते हैं। अपने नेता पर मुग्ध रहते हैं संतोष पांडे जी, अपनी सरकार की उपलब्धियों से अभिभूत रहते हैं। इस कोरोना की दूसरी लड़ाई में जिस तरीके से असमंजस में सरकार दिखाई दे रही है, उस पर उनसे बात करते हैं। पर उनसे बातचीत शुरू करें उससे पहले दो बयान आपसे साझा करते हैं टीवी स्क्रीन पर। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही दो बयान हैं, एक बार सुने। जारी रही तो भारत को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना इस समय मेरी, भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है। तो संतोष पांडे जी, दो बयान, एक 22 मार्च 2020 और एक 2021 अप्रैल। समझ नहीं पा रहे, हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री 22 मार्च को हमारी जिंदगी को सबसे पहली प्राथमिकता अपनी सरकार की, राज्य की सरकार की, नगरीय निकायों की बता रहे थे। बोले आपसे बढ़कर कुछ नहीं। और एक साल बाद ही जिस समय उन्होंने ये बात कही थी, उस समय 300 या 500 केस थे देश में, और अब हर रोज 4 लाख के करीब केस हैं। परामर्श ये है कि आपकी जान के संदर्भ में तो उन्होंने कोई बात नहीं कही, पर देश को लॉकडाउन से बचाना है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है छोड़िए, विचार कीजिए लॉकडाउन के संदर्भ में। संतोष पांडे जी थोड़ी दृष्टि देंगे, एक साल में कहां से कहां पहुंच गए? जान से जहान की चिंता में इतने ज्यादा क्यों आप जैसे लोग डूब गए? नहीं, इसमें ऐसा है द्विवेदी जी, वास्तव में स्थानीय निकाय, नगरीय निकाय, राज्य की, देश की और सबकी जान की चिंता। जान है तो जहान है जी। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम जी। शरीर यदि है तो ये सब प्रकार के धर्म कर्म है, दल बल है, राजनीति होती रहेगी, सब शरीर से ही है जी। और वास्तव में आपको ध्यान होगा कि पिछले साल मोदी सरकार के लिए और अनेक प्रकार के कदम उठाए थे, और जब भारत मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से सक्षम नहीं था उस समय जी, तब भी इस पहली लहर की विभीषिका और ये कहने की ये है कि कहीं किसी प्रकार की ढील नहीं दी गई, और साथ में ही आर्थिक चक्र, आर्थिक गति भी चलती रहे, इसकी ओर भी ध्यान दिया गया और कोविड के प्रति सतर्क किया गया। सभी राज्यों की सरकारों के साथ कितनी बैठकें हुई ये पूरा देश जानता है, और उन्होंने बार बार आग्रह किया जी कि ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर कोविड के दिशा निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाए। और पहली लहर के जाते ही कई राज्य की सरकारों ने तो ये मान लिया कि अब कोविड खत्म हो गया जी। उन्होंने जिस प्रकार की, मैं ये नहीं कहूंगा लापरवाही की गई, और वेंटिलेटर और मशीनों को पैक कर दिया गया। टीकाकरण की शुरुआत हुई तो इसको कोरोना पर अंतिम
प्रहार माना गया और जिस प्रकार से राजनीति की गई, मैं अब ये बोलना नहीं चाहता, किंतु आज ये जरूरी भी है कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभी तो तीसरा सेकंड प्रयोग बाकी है, उसके बाद ही टीकाकरण होना चाहिए, यानी राजनीति भी करनी चाहिए, तो कहां तक करनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, आदरणीय भूपेश बघेल जी, मैं तो ये कहूंगा कि कोरोना के सारे प्रोटोकॉल को ध्यान से हटाते हुए और जिस प्रकार से क्रिकेट कराया गया देश की राजधानी के अंदर और परोस दिया गया पूरे छत्तीसगढ़ में, क्या ये लापरवाही नहीं हुई? कांग्रेस शासित राज्यों ने वैक्सीन को लेकर सियासत शुरू की, केंद्र सरकार पर हमला होने लगे, महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और मैं तो ये कहूंगा कि दिल्ली की केजरीवाल की सरकार और जितनी भी सरकारें थी, जिस प्रकार से वैक्सीन के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया, ये देश के लिए अच्छा नहीं था। संतोष जी, मैं भी जाऊंगा आपको रोकने के लिए। आपने पर्याप्त विस्तार से, हमने पूछा था कि आपके चेहरे पे ये कालिक क्यों लगी हुई है, तो आपने पर्याप्त जिम्मेदारी के साथ बताने की कोशिश की कि कालिक केवल मेरे चेहरे पे नहीं, बाकी सबके चेहरे पे भी इतनी ज्यादा लगी है। लेकिन मेरा सवाल अभी भी अनुत्तरित खड़ा है कि जिस लॉकडाउन को सबसे बड़ा हथियार बताया था आपकी सरकार ने, और जब पहली लहर में 97,000 पर ही केस रुक गए थे, तो आप और आप जैसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ताओं ने दमदारी के साथ बताया कि देखिए हमारे नेता के साहसिक फैसले का नतीजा, दूरदर्शी फैसले का नतीजा, लॉकडाउन जैसा फैसला लेने का नतीजा, देश को बचा लिया हमने। वो देश गर्त में जा रहा है। जिन मेडिकल संसाधनों की बात आप कर रहे थे कि उस समय लॉकडाउन इसलिए लगा था कि संसाधन नहीं थे, इस समय कौन से संसाधनों की भरमार आप देश में दे रहे हैं? एक ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं लोग देश के अंदर, एक मेडिकल बेड के लिए अस्पताल में लोग चक्कर काटते घूम रहे हैं, और आप जैसे तमाम जनप्रतिनिधि उस समस्या का सामना कर रहे हैं, और असफल प्रयास आपके लगातार होते हैं, इस बात से आप इंकार नहीं करेंगे। ऐसे में लॉकडाउन के प्रति परहेज और उसके बावजूद भी चोरी छुपे या दाएं बाएं के रास्तों से तमाम सरकारें लॉकडाउन को कोरोना कर्फ्यू या तमाम नामों से लागू कर रही हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि आपकी सरकार भ्रमित हो गई है इस लड़ाई के संदर्भ में? जान और जहान के संघर्ष के बीच जान पीछे छूट गई, जहान की चिंता हो गई, और इसकी कीमत अनिर्णय के तौर पर चुकानी पड़ रही है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कुछ ठीक से विचार कर लीजिए। जी 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 सुप्रीम कोर्ट को और कोर्ट हम सबके ऊपर है जी, और सिर मत्थे उनका आदेश जो है उनको अधिकार है, और ऐसे समय में उनका कहना लाजमी है। किंतु आपने जो बातें कही उसके ऊपर मैं बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ये कहना चाहिए कि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने कदम उठाया और स्वास्थ्य सेवाओं की जो समीक्षा की, वो ऐतिहासिक है, ये कहने में संकोच नहीं है। मोदी सरकार द्वारा मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए 24 घंटे में लाइसेंस देने का इंतजाम किया। स्टील प्लांट में ऑक्सीजन उत्पादन शुरू किया गया, ऑक्सीजन के औद्योगिक प्रयोग को कम किया गया और टैंकरों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस को और पहुंचाने की शुरुआत की गई। सभी राज्यों में सक्रिय कोरोना मामलों को लेकर के भविष्य के आंकड़ों का अनुमान लगाया गया था, उसी हिसाब से उन्होंने ऑक्सीजन का कोटा भी तय किया, उनको प्रदान भी किया। लेकिन राज्यों में मात्र 5 दिन के भीतर इसकी मांग काफी बढ़ गई। मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि किसी डैम की कैपेसिटी, पानी की क्षमता, और यदि उससे कहीं 4 गुना बढ़ जाए तो उस डैम की स्थिति क्या हो सकती है आप भली भांति समझ सकते हैं। लिहाजा 22 अप्रैल 2021 को ऑपरेशन ऑक्सीजन की शुरुआत की गई। आदरणीय द्विवेदी जी, एक नहीं अनेक फैसले किए गए। पीएम केयर्स फंड के 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीदी और संतोष जी, नतमस्तक हूं मैं आपकी सरकार के प्रयासों को लेकर, देश अभिभूत है आपके प्रयासों को लेकर। सवाल केवल आपसे इतना है कि जिस प्रकार की स्थिति है उसमें लॉकडाउन के संदर्भ में परहेज किस लिए, जबकि तमाम राज्य अपने स्तर पर लॉकडाउन लगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं।
फैसले नहीं ले रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं। हरियाणा भाजपा शासित राज्य आज लगा दिया, उड़ीसा 15 दिन के लिए लगा दिया, मध्य प्रदेश लॉकडाउन के दौर से ही गुजर रहा है। आपसे जानने में दिलचस्पी है कि केंद्र ऐसे कठिन दौर में नेतृत्व देने से क्यों बच रहा है या चूक रहा है? आदरणीय, आपको ध्यान होगा जब पिछले समय लॉकडाउन किए तो लॉकडाउन का विरोध किए जी, आपको ध्यान में होगा जी। और आज जब राज्यों को सब प्रकार से अधिकार दे दिया गया है कि अपने अनुसार, अपने जिले के अनुसार, अपने प्रदेश के अनुसार लॉकडाउन करें और उसके हिसाब से चल भी रहा है, समय समय पर केंद्र का मार्गदर्शन भी मिल रहा है, किंतु एक प्रकार से अर्थतंत्र की भी चिंता करते हुए, मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल अर्थतंत्र, किंतु सब प्रकार से जन भावना को ध्यान में रखते हुए ही माननीय मोदी जी ने तो निर्णय जन लिया। भावनाओं का ध्यान रखा जा रहा है, जनहित के स्थान पर जन भावनाओं को शायद प्राथमिकता मिल गई, ये समझना चाहिए। मैं संतोष जी वापस आऊंगा आपके पास, मैं विषय विशेषज्ञ के पास जाऊं, उससे पहले सुधीर शर्मा जी का नजरिया भी जाने। देश के प्रमुख विपक्षी दल का प्रतिनिधित्व वो हमारे साथ इस चर्चा में कर रहे हैं। सुधीर जी, आपसे जानने का विषय है, लॉकडाउन जब पिछली बार लगा था बहुत नाराज थे आप लोग, अदूरदर्शी फैसला, बिना तैयारी के साथ लिया फैसला। ऐसा लगता है आपकी आलोचना ने बहुत डरा दिया केंद्र सरकार को, इसलिए इस बार जरूरत होते हुए भी फैसला नहीं ले पा रही। कितना कसूरवार मान रहे हैं आप अपने आप को कि आपकी आलोचनाओं ने एक ठीक फैसला लेने के लिए से रोक दिया है केंद्र सरकार को? क्या कहेंगे सुधीर जी? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब पहली बार लॉकडाउन लगा था उस समय स्ट्रेटेजिकली गलत था कि आपने पूरे देश में लगा दिया जी। जहां से आपको लगता था कि ज्यादा कोरोना वायरस के फैलने का खतरा है और जो हॉटस्पॉट्स हैं, रेड जोन्स हैं, आपको पहले उनको बंद करना चाहिए था, ना कि आपने गांव-गांव तक जहां पर कुछ था भी नहीं उसको भी बंद कर दिया। और पूरे देश की आज जो कहते हैं कि नुकसान हुआ, अर्थव्यवस्था को नुकसान, इसलिए हम आज डर रहे हैं। फिजिकली अगर आप उसको जोनिंग करके बंद करते और पूरे देश को बंद नहीं कर देते तो ना इतना मजदूरों का पलायन होता, ना इस तरह की जो स्थिति है वो आज खड़ी होती। और आज जब आवश्यकता है तो आपने तो पहले ही इतना बड़ा आर्थिक पैकेज देश को दे रखा है पहले लॉकडाउन के बाद से, तो उसके लाभ तो लोगों तक पहुंच रहे होंगे। लेकिन आज जब ये कम्युनिटी स्प्रेड हो गया पूरे देश के अंदर और आज जब मेडिकल इक्विपमेंट की होर्डिंग शुरू हो गई, कालाबाजारी शुरू हो गई, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं मिलता है, सिलेंडर है तो रेगुलेटर नहीं है, वो मार्केट से गायब है, दवाइयां गायब हैं, तो कौन रोक रहा है आपको कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो वो नहीं है। लोग होंगे, जनतंत्र के अंदर जनता होगी, तभी जो है वो मतदान होंगे और चुनाव भी होंगे। इन 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, अगर इनको भी रोक लिया जाता, केंद्र ने तो कभी इलेक्शन कमीशन को लिखा ही नहीं कि आप इन चुनावों को स्थगित करिए या आगे ले जाइए क्योंकि खतरा है और अभी कोरोना महामारी फैली हुई है जी। और ये कह दिया कि हमारे तो अधिकार में ही नहीं है। ये ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी है इलेक्शन कमीशन, लेकिन उसको लिखा तो जा सकता है, सुझाव तो दिए जा सकते हैं। आज राज्यों के अंदर अपने अपने तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मीटिंग करते हैं कैबिनेट की, वो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो डीएम हैं, उनको कह देते हैं कि आप देखिए किस तरह से करना है। डीएम जो हैं वो आप देखिए जो बंद करना है उसके लिए हमारे जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं उन लोगों को कहते हैं अपनी मर्जी से तय कर लीजिए कितनी देर खोलना है, कितनी देर बंद करना है जी। तो ये तो सब पे छोड़ दिया है कि आपको रहना है तो रहिए, नहीं तो ईश्वर के भरोसे चले जाइए। नहीं तो ईश्वर के भरोसे। सुधीर जी, आपसे जानने में दिलचस्पी है मेरी, सर्वोच्च न्यायालय ने आज परामर्श दिया लॉकडाउन के संदर्भ में। एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी के तौर पर आप इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, पार्टी की ओर से ना सही पर निजी तौर पर किस राय के साथ में है? क्या देश इस समय जिन परिस्थितियों में गुजर रहा है, जिस प्रकार से केसेस की भयावह स्थिति है, 4 लाख घोषित केस और विशेषज्ञों के अनुसार माने तो 12 से 15 लाख प्रतिदिन केस जो रिकॉर्ड में नहीं, क्या ऐसे में इस देश को सख्त लॉकडाउन के विकल्प पर जाना चाहिए या इसके संदर्भ में परहेज रखना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब आपके कंट्रोल में ही कोई चीज नहीं रही है तो लॉकडाउन में तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है और किसी के हाथ में कुछ नहीं रहा है, सबने हाथ अपने खड़े कर दिए हैं। सरकारों ने भी, जो लोग हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनके ऊपर इतना प्रेशर आ गया है कि
जिनके पास साधन ही अंदर नहीं बचे हैं मरीज को बचाने के, वो क्या करेगा? सुधीर जी का कहना है कि हाथ में ही नहीं रहा है, कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति है, भयावह स्थितियां हैं, अगर आप लॉकडाउन पर नहीं जाएंगे तो करेंगे क्या, कोई विकल्प नहीं है आपके पास में। लेकिन हमारे साथ में डॉक्टर नितिन नागरकर साहब हैं, उनसे कोई राजनीतिक बातचीत हमें नहीं करनी है, बतौर विशेषज्ञ हमारे साथ में है। उनसे जानना है कि इस समय जिस प्रकार के हालात हैं, आपने पूरी दुनिया के साथ में इस दौरान संवाद रखा, लोग आपसे परामर्श भी लेते रहे, लॉकडाउन का विकल्प कई देशों ने आजमाया और बहुत लंबे समय तक आजमाया। क्या वर्तमान में देश की जो स्थिति है, इसमें लॉकडाउन मददगार हो सकता है नागरकर साहब हालात को काबू में लाने के लिए? धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा कि लॉकडाउन क्यों लगता है जी। अगर हम पिछले साल का ही अगर अपना खुद का ही उदाहरण देखें और बाकी देशों का देखें, तो पहली बार में जब पहला जो वेव आया था, फर्स्ट फेज, तब केसेस बेशक कम थे, लेकिन वो उस पर्टिकुलर पीरियड में तो कड़ी ब्रेक करने के लिए तो था ही, जो कहते हैं ना, जो साइकिल ब्रेक करने के लिए, साथ ही हमको अपने संसाधन जुटाना, डेवलप करना, चाहे वो ऑक्सीजन के बेड्स हो, वेंटिलेटर्स हो, जो अपना हेल्थ केयर वर्कर्स की ट्रेनिंग हो, ये सब करने का भी हमको मौका मिला। डेफिनेटली उसके वजह से हमारे को बेनिफिट मिला कि इन द सेंस कि पेशेंट्स का केयर करने में उनकी संख्या भी घटी, प्लस अपने हेल्थ केयर वर्कर्स की ट्रेनिंग और जो फैसिलिटीज की जो तैयारी है वो हो सकी। ऑफ कोर्स उसका एक इकोनॉमिक एंगल था, जो कि हम लोगों ने, पूरी दुनिया ने देखा, खाली हमारे देश में नहीं। और लॉकडाउन का जो है वो सब जगह ट्राई किया गया, उस वक्त वो सबसे ज्यादा जरूरत थी। जैसे आपने कहा कि व्हाट अबाउट अदर कंट्रीज, दूसरे देशों में, जैसे अगर आप यूरोपियन कंट्रीज को देखें तो सेकेंड वेव, थर्ड वेव भी वहां पे आई। इवन जर्मनी जैसा जो देश है, वहां पे भी उनको लॉकडाउन की फिर दोबारा जरूरत पड़ी, तिबारा जरूरत पड़ी। फ्रांस में, नेदरलैंड्स में, बेल्जियम में, अनेक अनेक राष्ट्रों में, इटली में, जब उस वक्त केसेस की संख्या बढ़ जाती है और कुछ दिन के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर हम उस तरह से लॉकडाउन लगाते हैं, तो एक सर्किट ब्रेकर की तरह वो काम करता है। और ये चीज अगर कुछ हद तक हम देखें, छत्तीसगढ़ में जो लॉकडाउन लगा है, या महाराष्ट्र में, चाहे वो कंटेनमेंट जोन्स हो या स्पेसिफिक एरियाज में लगाया है, केसेस तो घटे हैं, डेफिनेटली वो एक एडवांटेज है, लेकिन हम उसको एडवांटेज को लंबा नहीं ले जा सकते हैं। आगे हमको उसके बाद दूसरे विकल्प तैयार होने चाहिए। ये नहीं कि लॉकडाउन टूटा और फिर उसके बाद भीड़ उमड़ पड़ी और हमारा जो एडवांटेजेस, जो गेन्स हमको मिले थे, वो खत्म हो जाए। तो शॉर्ट एपिसोड्स में लॉकडाउन साइंटिफिकली पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट्स के साथ, लेकिन ये क्योंकि उसका एक इकोनॉमिक बहुत बड़ा फॉल आउट रहता है, तो सब मिलकर के, चाहे जनप्रतिनिधि हो, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हो, सब मिलकर उसके ऊपर फैसला करते हैं। बिल्कुल सही है कि आखिरी विकल्प है, लेकिन उसके एडवांटेजेस भी होते हैं। जी, उसके एडवांटेज भी होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय पिछले एक हफ्ते से लगातार सुनवाई कर रहा है कोरोना के संदर्भ में, जो भयावह स्थिति है, और उसके निष्कर्षों में उसने ये कहा है कि लॉकडाउन के संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकार विचार करे। केंद्र और राज्य सरकार विचार किनसे करेंगे? आप जैसे विषय हैं, क्या देश में जिस तरीके से इस समय संक्रमण की स्थिति है, उसमें लॉकडाउन एक अनिवार्य विकल्प है, या अभी और इंतजार किया जा सकता है? जो 4 लाख हैं उनके 14 लाख होने तक का इंतजार करें, उसके बाद इस विकल्प पर विचार करें? नहीं, ऐसा नहीं है। सब मिल करके, जैसे आजकल जो मीटिंग्स होते हैं ऑनलाइन होती है, जिन एरियाज में, जिन स्टेट्स में बिल्कुल बहुत कम केसेस है, उनको शायद उसकी ना भी जरूरत पड़े, लेकिन हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। उन स्टेट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिनकी रेट ऑफ इन्फेक्शन लगातार दिन प्रतिदिन आपके पास आंकड़े आते रहते, बढ़ती रहती हैं। उनमें चेन ब्रेक करने में उन पर्टिकुलर एरियाज में लॉकडाउन कारगर होता है। अगेन, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हर जगह शायद नहीं भी जरूरत पड़े, स्पेसिफिक एरियाज में लॉकडाउन करना पड़ेगा, तो वो कारगर होता है। लेकिन फिर वही बात, सब मिलकर इसके ऊपर चर्चा करें, बेनिफिट्स को, उसके जो निगेटिव एस्पेक्ट्स है उसके अगेंस्ट वे करें, और लॉकडाउन खत्म होने के बाद की स्ट्रेटेजी पहले से तैयार, पहले से उसकी तैयार करें। लेकिन संतोष पांडे जी को राह मिल रही होगी, डॉक्टर नागरकर जैसे विशेषज्ञ का जो नजरिया है वो उन तक पहुंच रहा होगा, तो उनके बाद दोबारा चरण में जब बात करेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे ये बात उन तक कैसी पहुंची है। लेकिन मेरे साथ में डॉक्टर वेद प्रकाश जी है। डॉक्टर वेद प्रकाश जी एचओडी हैं क्रिटिकल केयर, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से, और बहुत विपरीत परिस्थितियों में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि वह स्वयं कोरोना संक्रमित हैं, पर इसके बावजूद भी विषय की गंभीरता को देखते हुए हमारे साथ हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश, सबसे पहले तो मैं आभार जताता हूं आपका कि आप ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी अपना दायित्व भी निभा रहे हैं और हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। लखनऊ उस शहर में से शामिल था जहां के संदर्भ में स्वयं हाईकोर्ट ने परामर्श दिया था कि यहां पर लॉकडाउन लगाया जाए, लगाया नहीं गया, और उत्तर प्रदेश इस समय हॉटस्पॉट बना हुआ है कोरोना संक्रमण की रफ्तार की दृष्टि से।
आपका नजरिया बतौर चिकित्सक, क्या देश प्रदेश की जो हालात हैं उनमें कोई और विकल्प हमारे पास है इंतजार करने के संदर्भ में, या जैसे जैसे हम समय गुजार रहे हैं अपने नुकसान को और बढ़ाते जा रहे हैं? देखिए हिमांशु जी, बहुत ही वाजिब सवाल मैं कहूँगा कि आपने उठाया है और विषय भी बहुत गंभीर है। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी एपिडेमिक जी, जो भी एपिडेमिक हुई हैं, उन सबका एक कोर्स होता है और उस कोर्स में एक महत्वपूर्ण पहलू होता है कि यदि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो नाकाफी पड़ने लगे तो हम लोग एक कंट्रोल्ड एक्सपोजर की तरफ जाते हैं। देखिए, कंट्रोल्ड एक्सपोजर टर्म मैं इसलिए यूज कर रहा हूं इसमें कि जब हम लोग देखिए स्थायित्व कब आता है इसमें, डिक्लाइन या प्लेटू फेज कब आता है? ये तब आता है जब हम लोग एक अचीव करते हैं हर्ड इम्यूनिटी को। हर्ड इम्यूनिटी अचीव करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है हमारा वैक्सीनेशन, दूसरा तरीका है एक्सपोजर, माने हमारे लोग एक्सपोज हों और उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो और मात दे करके वायरस से इम्यून हो जाए। और जब ये इसकी संख्या लगभग 60-70% हो जाती है, जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, ससेप्टेबल पॉपुलेशन की संख्या जब 60-70% हो जाती है, वो लोग या तो आप कर लीजिए वैक्सीनेशन से और या आप एक्सपोजर के साथ कर लीजिए, तब ये डिक्लाइन होता है। तब हम लोग मानते हैं कि ये अब ओवर हो रही है, माने चाहे कोई भी लहर आ रही हो वो एक ओवर होने की तरफ है या डिक्लाइन पे आ गई है। तो अभी तो राइज चल रहा है, जी शेप कर्व है, राइज हो रहा है और अभी ऐसा लग रहा है कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि उसमें थोड़ा सा स्थायित्व आया है। लेकिन जहां तक हमारी व्यवस्थाओं का सवाल है, जगह जगह से कई अप्रिय समाचार भी मिल रहे हैं कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज भी आ रही है क्योंकि इसकी खपत बढ़ी है। देखिए, हम लोग ये जरूर मानेंगे कि हम लोग तैयार नहीं थे, हमारा देश तैयार नहीं था ऐसी आपदा के लिए, और कभी भी इतनी बड़ी चर्चाएं मेडिकल सिस्टम के डेवलपमेंट पे हुई भी नहीं है। और जितनी भी सरकारें रही हैं, मैं आपको कहूं, किसी ने भी इस प्राथमिकता में रखा ही नहीं है हेल्थ सर्विसेज को। अगर हम लोग देखें हेल्थ सिस्टम पे जो बजट रहा है हिमांशु जी, वो प्रोविजंस 1.3% ऑफ जीडीपी आप अगर कहेंगे तो इतना रहा है। तमाम सरकारों में कभी ऐसी प्राथमिकता नहीं रही। और आपने ही कई बार कहा कि तीसरा विश्व युद्ध है या ये जैविक युद्ध की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं दुनिया। तो अब जो साजो सामान सेना के हैं, उस प्रकार के साजो सामान की व्यवस्था भी हम लोगों को देश में मेडिकल सिस्टम्स के डेवलपमेंट के माध्यम से करनी होगी, उसके एक्सपेंशन के माध्यम से करनी होगी अगर हम आगे की तैयारी करना चाहते हैं। भविष्य की बात हुई, अभी की अगर हम बात करें, इसमें दो पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो मैंने कहा कि कंट्रोल्ड एक्सपोजर। कंट्रोल्ड एक्सपोजर की आवश्यकता तब है जब हमारी व्यवस्थाएं नाकाफी पड़ने लगे तो हम लोग जाते हैं कंटेनमेंट में या लॉकडाउन में, जिससे कि चेन को ब्रेक करके उस एक्सपोजर को स्लो डाउन किया जाए, जो तेजी से एक एक्सपोजर हो रहा है। अगर हम इस वायरस का कैरेक्टर देखें, जो अब पर्टिकुलर वायरस है, तो इसकी जो इन्फेक्टिविटी है वो 30 से 50 गुना ज्यादा है पिछले वाले वायरस से। जो हमारे फर्स्ट फेज में जो पहली लहर थी उसके वायरस से इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती हम सबके सामने है कि जो इतनी इन्फेक्टिविटी जिसमें बढ़ी हुई है, तो वहां कंटेनमेंट की कार्रवाई किस प्रकार से की जाए जिससे कि हम लोग इसको अचीव कर सकें। मैं बीच में रोक के आपसे सीधा मुद्दे पर आता हूं, क्योंकि हमारा जो दर्शक है वो बहुत जटिलता में नहीं जाना चाहता है, वो सीधे समझना चाहता है कि करें क्या होना चाहिए। आपने कहा कि पिछली बार से 50 गुना ज्यादा है संक्रमण की क्षमता। जब हमने पिछली बार लॉकडाउन लगाया था तो उसके दो कारण बताए गए थे, एक हमें तैयारी करनी थी, दूसरा संक्रमण की चेन को तोड़ना था। और हमने लॉकडाउन भी कोई 14 दिन के लिए नहीं लिया था या 21 दिन के लिए नहीं लिया था। 25 मार्च से लेकर तकरीबन हम 31 मई तक सख्त लॉकडाउन के दौर से गुजरे थे। 2 महीने की करीब हमने लॉकडाउन में बिताया और इसीलिए लोगों ने माना भी कि हमारे जो रिजल्ट हैं वो दुनिया के मुकाबले ज़्यादा बेहतर थे, हमारी आबादी के मुकाबले। कोई इस सत्य से इनकार नहीं करता। पर आज
जब संक्रमण की रफ्तार उससे कई गुना ज्यादा है, संसाधन उस समय पर कम महसूस नहीं हुए थे। आज तो सड़क पे खबरें हैं कि किस तरीके से संसाधनों की मारामारी है। उस समय कोई मौत संसाधन के अभाव में नहीं हुई थी। अभी तो अस्पताल में लोग मर जा रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हम इसके कारण। आज जब कार्यक्रम कर रहे हैं, आज भी कर्नाटक की खबर है, 24 लोग अस्पताल के अंदर मर गए क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। ऐसी भयावह स्थिति के बीच सरकार का असमंजस लॉकडाउन के संदर्भ में, तो क्या बतौर चिकित्सक डॉक्टर वेद प्रकाश जी इस असमंजस को जायज ठहराएंगे या मानेंगे कि फैसला लेने का समय और तुरंत फैसला लिया जाना चाहिए? हिमांशु जी, निश्चित ही कड़े फैसले लेने का वक्त है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब लोग इसको मानेंगे कि कड़े फैसले लेने होंगे यदि हम ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं कि जब हमारी व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही है। तो डॉक्टर वेद प्रकाश जी बहुत स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि कड़े फैसले लेने का वक्त है, हमारी व्यवस्था नाकाफी अगर साबित हो रही है। अगर का प्रश्न नहीं है, क्योंकि अखबारों के पन्ने भरे हुए हैं। देश की राजधानी के बड़े बड़े प्रतिष्ठित हॉस्पिटल, चाहे वो गंगाराम हो या बत्रा हॉस्पिटल हो, अगर वहां पर भी लोग केवल संसाधनों के अभाव में मर जा रहे हैं तो हम और कितनी बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं? इस सवाल के साथ में मैं श्रवण जी के पास में आता हूं। श्रवण जी लगातार सरकार की नीतियों को लेकर मुखर रहते हैं, तो श्रवण जी आपसे जानने में दिलचस्पी, 2020 में जो लॉकडाउन सबसे बड़ा हथियार, 2021 में सबसे आखिरी हथियार, तो आखिरी हथियार के लिए कब तक का इंतजार? यही आपसे सवाल। नहीं, मैं तो आपका सवाल समझा नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझना ये चाहता हूं कि 2020 में पहला हथियार जो था लॉकडाउन था और 1 साल के भीतर ही उसे आखिरी हथियार करार दिया गया। ये जो बदलाव है, इसके संदर्भ में आपकी दृष्टि? सर, ये आखिरी हथियार नहीं है जी। इसके आप जब जिस सिचुएशन में पहुंच गए हैं, मैं जी ये मेरी आवाज थोड़ी हो रही, जो ठीक करवाइए उसको जी। ये जो मामला है लॉकडाउन का, हिमांशु जी मेरी आवाज छोटे से ब्रेक पर जाता हूं, ब्रेक के बाद लौट कर आता हूं क्योंकि श्रवण जी के साथ हमें कोई तकनीकी दिक्कत है, तो एक छोटे से ब्रेक पर जाता है। ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं तो श्रवण जी से बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपके 2 हाथ जादूगर नहीं है, फिर भी जादू दिखा सकते हैं। कभी आशीर्वाद बन जाते हैं तो कभी माफी, कभी प्यार बन जाते हैं तो कभी तकरार, कभी हौसला बन जाते हैं तो कभी ताकत, और समझदार बन जाएं तो पर्सनल बॉडीगार्ड भी बन जाते हैं। कैसे? देखिए, 2 हाथों की मदद से आप साबुन के झागों से वायरस की धुलाई भी कर सकते हैं। नाक मुंह ढकने के लिए मास्क पहन सकते हैं, खिसक जाए तो ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। इन्हीं हाथों से तो 2 गज की दूरी नापकर आप सुरक्षित भी रह सकते हैं। तो हरियाणा, दिखा दो अपने हाथों का जादू और बन जाओ देश की सावधानी की राजधानी। क्या है सक्सेस? चमकती फ्लैशलाइट्स, हर पल फैंस की बढ़ती तादाद, या फिर लंबी गाड़ियों में खुद से कोई बात? मैंने तो टेस्ट की है सक्सेस। जब चमचमाती राहों के बीच मैंने ढूंढा अपना रास्ता और किसी की जीत में देखी अपनी जीत। रॉयल ग्रीन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, टेस्ट द सक्सेस। आपके मोबाइल पर जनता टीवी का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर और iOS से करें डाउनलोड। ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहे हमसे। हमारे फेसबुक पेज को करें ज्यादा से ज्यादा लाइक। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे जनता टीवी यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब। ट्विटर और इंस्टाग्राम को करें फॉलो। आपके मोबाइल पर होगी पल पल की खबर। आपके मोबाइल पर हरिभूमि का ई पेपर गूगल प्ले स्टोर से करें डाउनलोड। आपको मोबाइल पर हर पल की खबर। फ्री ई पेपर करवाएगा वास्तविक एहसास।
www.haribhumi.com पर भी कर सकते हैं लॉगिन। समाचार ही नहीं, विचार भी। बनारस का घाट, मां गंगा के तट पर बिस्मिल्लाह खां की याद। प्रयागराज, संगम में मोक्ष का एहसास। मेरठ से उठी पहली क्रांति की मशाल, लखनऊ की नजाकत, ताजमहल विश्व की शान, कुशीनगर में बुद्ध का निर्वाण, सारनाथ में अशोक स्तंभ अमिट कीर्ति का प्रमाण। अपना उत्तर प्रदेश, देश का स्वाभिमान। कि जिस सरकार ने 1 साल पहले पूरे देश को बताया था कि इस लड़ाई में सबसे पहला और अचूक हथियार लॉकडाउन है, वही सरकार 1 साल के बाद इस नतीजे पर पहुंचेगी यह आखिरी हथियार है। पर वो आखिरी हथियार इस्तेमाल कब होगा? हम 4 लाख से ज्यादा प्रतिदिन मरीजों की घोषित संख्या के साथ गुजर रहे हैं संक्रमण की। लोग ऐसा मानते हैं कि ये आंकड़े इससे कहीं 3 गुना 4 गुना ज्यादा है, पर फिर भी हम इंतजार कर रहे हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने आज परामर्श दिया है। हालांकि ये भी समझने पर है कि आजकल अदालत केवल परामर्श क्यों दे रही है, लेकिन उसका परामर्श है कि सरकार लॉकडाउन पर विचार करे। तो इसकी रोशनी में श्रवण गर्ग जी का आकलन, उनकी टिप्पणी। देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं हिमांशु जी। केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं जी। केंद्र का मानना है कि वो राज्यों के मामले में या देश के मामले में कुछ कर नहीं पाएगा जी। और जैसा कि हिमांशु जी, मेरे ख्याल से ये इको हो रहा है बहुत ज्यादा। लेकिन आपकी आवाज काफी ठीक आ रही है सर, आप अपनी बात डिलीवर करें, हम लोगों को ठीक सुनाई दे रही है। नहीं, आप मेरी आवाज मुझे ही सुनाई पड़ रही है। जी, मैं कोशिश करता हूं। अमूमन आपके साथ कभी आवाज का ये संकट आया नहीं। जी, मैं अपनी बात कह देता हूं कि ये जो दिक्कत है ये लंबी चलने वाली है जी। इसमें केंद्र सरकार के पास अब कोई साधन बचे नहीं है और उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां राज्यों पर डाल दी है जी। समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि लॉकडाउन से उसका काम चलेगा नहीं जी। कोई देशव्यापी लॉकडाउन अब चल ही नहीं सकता जी। क्योंकि इसका कारण यह है कि पहले लॉकडाउन के बाद जी जिस तरह की तैयारी करनी थी देश को, उन्होंने केंद्र सरकार ने की नहीं। और आपने देखा कि हम प्रॉब्लम कहां पहुंच गए इस समय 1 साल में जी। आपने अदालतों का जिक्र किया जी। मेरा ये पूछना है कि अदालतें पूछ क्यों रही है केंद्र सरकार से? जी। सलाह क्यों दे रही हैं? जी। निर्देश क्यों नहीं दे रही हैं? जी। अदालतों ने चुनाव के समय क्यों नहीं निर्देश दिए? जी। उत्तर प्रदेश में चुनाव 29 तारीख को खत्म हुए, जी। क्यों नहीं दिए निर्देश? दमोह में चुनाव मध्य प्रदेश में खत्म हुए, आंध्र और आंध्र में अभी तेलंगाना में चुनाव की तैयारी चल रही जी। है। कर्नाटक में चुनाव की तैयारियां की गई जी। अदालतें इस बारे में क्यों नहीं स्टैंड लेती हैं जी। कि चुनाव की रैलियां नहीं होंगी, सभाएं नहीं होंगी, कुंभ नहीं होगा? आप लॉकडाउन करा के क्या गारंटी है कि अभी जो वैक्सीनेशन है जी। देश में 12% 13% वैक्सीनेशन जी। उसको आप 100% कैसे करेंगे? जी। जो टेस्टिंग है उसकी हकीकत यह है कि हर चौथे 5वें आदमी में इन्फेक्शन मिल रहा है। जी। आपने देश में केवल 12% 13% टेस्टिंग की है। जी। तो ऐसी स्थिति में
केंद्र सरकार जो है उसने 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 राज्यों के ऊपर डाल दिया कि आप निपटिए जी। इसमें अब मामला यह है कि धारा 144 लगाई जाए जी। कि कर्फ्यू लगाया जाए। जी। लॉकडाउन जो है वो कर्फ्यू की तरह है और 144 जो है वो प्रतिबंधित धारा है। जी। ये आपको अगर आप पॉलिटिकल लीडरशिप का सब अगर होना है और पूरा का पूरा देश एडमिनिस्ट्रेटिव और आर्मी के हाथों में देना है जी, तो फिर देशव्यापी लॉकडाउन में जाना पड़ेगा। पर वो लॉकडाउन कितने समय तक चलेगा जी, और देश में प्रजातंत्र का क्या होगा और केंद्र सरकार नागरिकों के कितने अधिकारियों को सस्पेंड करेगी, जी, ये बड़ा सवाल है। तो मैं पूरे एक जैसे लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हूं। श्रवण जी एक जैसे लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि केंद्र सरकार के भरोसे में अब कुछ रह नहीं गया, क्योंकि केंद्र सरकार ने मान लिया कि उससे कुछ हो नहीं सकता है। इस नतीजे के साथ में श्रवण जी के साथ में थोड़ी तकनीकी दिक्कत होने के कारण हम उनसे और विस्तार से चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं संतोष पांडे जी के पास में वापस रुख करता हूँ। संतोष पांडे जी बड़ी गंभीरता से मैं बता रहे थे, भूपेश बघेल सरकार ने मरवा दिया क्रिकेट का मैच कराकर, और आपने क्या निहाल किया देश को साहब कुंभ कराकर। इसके संदर्भ में भी थोड़ी दृष्टि की अपेक्षा कर लें क्या? दूसरा आपसे जानना है कि संसाधनों की कमी के कारण से लॉकडाउन फर्स्ट की पैरवी की थी। इस समय सबसे बड़ा हथियार वो वैक्सीनेशन बता रहे हैं विशेषज्ञ पूरी दुनिया के संदर्भ में, और वो हथियार आपके पास है नहीं। ये सारी खबरें चीख चीख कर बता रही हैं, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री बता रहे हैं, सारे जिम्मेदार अधिकारी बता रहे हैं। संतोष पांडे जी, जितने भी राज्य हैं उनकी वैक्सीन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के संदर्भ में वैक्सीन निर्माता बता रहे हैं कि यह अभी होना संभव नहीं है। क्या करें हम? जी संतोष जी। माननीय द्विवेदी जी, आपको ध्यान में होगा जी, पूरा देश जानता है कि पिछले समय ऐसे 100 देश से ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की सप्लाई और जो भी जीवन रक्षक दवाइयां थी, और साथ ही साथ ऐसे देश जिन्होंने डिमांड की और इवन कनाडा तक के जिस प्रकार से विरोध करते रहे और सब प्रकार से उनको भी उन्होंने सब प्रकार की दवाइयां दी। जी, आपको ध्यान होगा कि अभी अमेरिका ने रॉ मटेरियल देने से मना कर दिया था। जी, फिर ये हमारी रणनीति और ये कहने में संकोच नहीं जी, कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से पड़ोसियों के साथ संबंध होना चाहिए जी, और जो उन्होंने व्यवहार किया था उसका परिणाम कि वापस उनको कहना पड़ा कि जब अन्य देश दे रहे थे तो हमारा देना भी लाजमी है, और अमेरिका फिर बढ़ चढ़ के देने के लिए, और आज 40 देश से ऊपर के और ऐसे देश हमारी सहायता भी कर रहे हैं। जी, तो इस प्रकार से, और दूसरा थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की बात है, मैं इसमें क्या रहस्य है या क्या हो सकता है मैं ये तो नहीं कहता, किंतु पहले लॉकडाउन के समय किस प्रकार की बात करते थे, पहले हम टीका नहीं लेंगे और जो कोवैक्सीन आ गया एक प्रकार से फिर कहे कि सबको लगना चाहिए, और ये रहस्य थोड़ा सा मैं ये कहूं कि आज जिस प्रकार से दबाव डाला जा रहा है जी, कि अब लॉकडाउन ही होना चाहिए, जी, तो मैं इसका बहुत ज्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहता, किंतु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि माननीय मोदी जी इस धरती के प्रति, भारत माता के प्रति, यहाँ के रहने वाले जन जन के प्रति जी, चिंतित है और सब प्रकार की सही समय में सही निर्णय लेते हैं। आने वाले समय में भी, और आदरणीय डॉक्टर साहब जिस प्रकार से वेद प्रकाश जी कह रहे थे जी, कि अब पिछले समय और 30 से 50 गुना हो गया, और उन्होंने एक एक्सपोर्ट की बात की जी, और संख्या जो है ये कहना चाहिए कि वो एक जो चैन एक या क्या कहे कि क्रमानुसार ये लॉकडाउन की ओर बढ़ना चाहिए। जी, तो हमको बढ़ना तो पड़ेगा, जी,
जब पूरे देश में स्थिति और यदि स्थिति होती है कि लॉकडाउन करना चाहिए, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि माननीय मोदी जी इस दिशा में कदम उठाएंगे। किंतु इसके साथ साथ एक जवाबदेही वाली बात मैं आज पूरे प्रदेश और देश आपकी टीवी के माध्यम से लोग करते हैं जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब इस देश के अंदर अमेरिका जैसे विकसित देश में भी, और कहना चाहिए कि भारत से 3 गुना ज्यादा लोग कोविड से मृत्यु को प्राप्त किए थे, आपको मालूम होगा जी। चाहे इटली हो, स्पेन हो, अमेरिका हो, भारत से ज्यादा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं थी, संसाधनों की वहां सब प्रकार की भारत से कई गुना अच्छी व्यवस्था थी जी। तो आज वहां यानी पिछले समय स्थिति क्या थी जी, और आज जिस प्रकार से इस महामारी में और यहाँ जो स्थिति है, ये विपक्षी दल, मैं मीडिया को दोष नहीं दूंगा, किंतु मीडिया, न्यायपालिका ने भी उसका ठीकरा जिस प्रकार से ये फोड़ने की कोशिश करते हैं समय समय पर जी। ये आपदा से लड़ने के बजाय सभी मोदी सरकार से, मोदी के विरोध में कई लोग, चाहे राहुल जी हो, चाहे चिदम्बरम जी हो, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। चिदम्बरम जी देश के गृह मंत्री रहे जी, वित्त मंत्री रहे जी, और कई प्रकार के जवाबदार पोस्ट में रहने वाला व्यक्ति, और मोदी सरकार के विरुद्ध ये कहे कि जनता से विद्रोह की उन्होंने अपील की, है दुर्भाग्य की बात है। विद्रोह का मतलब क्या होता है? सड़क पे आ जाए जी, जहां आगजनी करे जी, या सब प्रकार की अराजकता करे जी। आज कांग्रेस का जो रोल है, जो कई दलों के जो रोल है, इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी सही निर्णय लेंगे, सही समय पर निर्णय लेंगे, इसमें मुझे कहीं किसी प्रकार का संदेह नहीं है। सही समय पर निर्णय लेंगे, सही निर्णय लेंगे, तो एक निर्णय के संदर्भ में बता दें, लॉकडाउन आखिरी हथियार माननीय मोदी जी कह चुके, सबसे बेहतर हथियार वैक्सीनेशन, ये मोदी जी भी कह रहे हैं और पूरी दुनिया के विशेषज्ञ भी कह रहे हैं। यहां तक कि हमारे साथ में डॉक्टर नागरकर साहब हैं, डॉक्टर वेद प्रकाश जी हैं, वो भी हिमायती हैं। उस वैक्सीनेशन कार्यक्रम के संदर्भ में भी कारोबारी तरीके से आप व्यवहार कर रहे हैं, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या कहेंगे? ये भी सही निर्णय है कि हम 18 से 45 के संदर्भ में वैक्सीनेशन मुफ्त नहीं लगाएंगे, राज्य अपने स्तर पर देखें, लोग निजी स्तर पर देखें, अपने स्तर पर व्यवस्था करें। सर्वोच्च न्यायालय बोल रहा है कि वैक्सीन उपलब्धता कराने का काम केंद्र को करना चाहिए। ये कंपनियां सीधे तौर पर कैसे तय करें हम किसको कितना देंगे? मानते हैं अपनी गलती, अपनी नीति की गलती, जिसकी ओर सर्वोच्च न्यायालय ने इशारा किया है, या इसके संदर्भ में भी राहुल गांधी, इसके संदर्भ में भी चिदम्बरम, इसके संदर्भ में भी वामपंथी दल, इन लोगों को ही दोषी ठहराएंगे? यहाँ देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार ऑर्डर देने में भी देर की, इसको भी तो आपको मानना चाहिए। अरे देश की बात कर लो संतोष जी, कब तक छत्तीसगढ़ में ही रहोगे? आप दिल्ली में बैठते हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत का हिस्सा हैं, कब तक ये जिले की और राज्य की राजनीति में सीमित रहेंगे? आपका भविष्य काफी उज्जवल है, थोड़ा उस अनुसार भी दायरा दीजिए अपनी बातचीत को। माननीय द्विवेदी जी, मैं फिर से कहूंगा जी कि आज के तारीख में ये जो, मैं ये नहीं कहता कि इसको पैसे नहीं देना चाहिए जी, किंतु जिस प्रकार से ये मुफ्त में बांटने का जो छत्तीसगढ़ के साथ साथ और आसाम में भी जो कहने के लिए गए थे, और कई प्रदेश केवल मुफ्त 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 की बात करती है, दिल्ली में पानी मुफ्त, बिजली मुफ्त, संसाधन मुफ्त, आज मुफ्त की स्थिति क्या हो गई? आज जो मोहल्ला क्लिनिक की, शिक्षा की, एजुकेशन की बात करने वाले संतोष पांडे जी इस विषय पर रहना नहीं चाहते हैं। मैं सुधीर शर्मा जी के पास आता हूं। सुधीर जी, आपसे जानना चाहूंगा इस विषय पर टिप्पणी। लॉकडाउन के संदर्भ में जहान की चिंता करते हुए तैयार नहीं सरकार, तो जो पहला और सबसे प्रभावी हथियार वैक्सीनेशन, क्या उसके संदर्भ में सरकार की नीतियों से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जिस प्रकार से जो वैक्सीन के निर्माता हैं वो देश से बाहर जाकर के कह रहे हैं कि मेरी जान देश में सुरक्षित नहीं है, धमकियां आ रही हैं कि वैक्सीन इतनी दे दो या उतनी दे दो, तो स्ट्रेटेजिकली आपको तैयारी रखनी चाहिए थी कि आपके पास कितनी वैक्सीन उपलब्ध है, बाहर से आपको कितनी लानी है, कब लानी है, और चरणबद्ध तरीके से किसको लगनी है, कैसे कैसे कब लगनी है जी। और
सबसे कमी मैं समझता हूँ जो रही है वो अवेयरनेस कैंपेन की रही जी। और जिस तरह से अभी ये कहा गया कि पहला लॉकडाउन जो लगा था उसमें हम लोग तैयारी कर रहे थे कि अगर दोबारा ऐसी परिस्थिति आए तो उसके लिए साधन भी जुटा लें, मैन फोर्स को भी तैयार करें। अब जब हम ये कह रहे हैं कि फाइनल ईयर की जो नर्सिंग स्टूडेंट हैं या जो लोग एमबीबीएस कर रहे हैं या दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ है उसको भी ड्यूटी पर ले आएंगे, तो आप सिविल सोसाइटी से वॉलंटियर जो है उनको लेते, एक 15 दिन का 20 दिन का क्रैश कोर्स लेते, वो भी आज तैयार होते। आज भी तो समाज के अंदर एक व्यक्ति दूसरे के काम आ रहा है जी। तो मुझे लगता है कि ये हमारी प्लानिंग में कहीं बहुत बड़ी कमी रह गई और जिस तरह से अभी कहा जा रहा है कि एक दबाव बनाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, कोई ये कह रहा है कि जबरदस्ती हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, तो हम तो ये कह रहे हैं कि लोगों की जान को बचाइए और अगर दबाव बन रहा है तो कहीं ना कहीं ये मानना तो शुरू कर दिया कि विपक्ष भी है, कहीं ना कहीं मानना तो शुरू कर दिया कि विपक्ष भी है, अगर दबाव महसूस कर रहे हैं तो। अपने इस उपलब्धि के संदर्भ में सुधीर जी का ये कहना है। लेकिन मैं डॉक्टर नागरकर साहब आपके पास में फिर एक संजीदा बातचीत के लिए आ रहा हूं और इस विषय पे बात करना चाहूंगा कि सबसे बड़ा हथियार तमाम विशेषज्ञ वैक्सीन को बता रहे हैं। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि वैक्सीनेशन ही इस महामारी से हमें बचाएगा? और जब तक वो वैक्सीन मांग के आधार पर हम उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है, तब तक क्या लॉकडाउन के विकल्प के माध्यम से ही हम लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं? ये दो सवाल आपसे। देखिए, बिल्कुल सही है कि फाइनली हमको क्या अचीव करना है। आई थिंक डॉक्टर साहब ने भी बिल्कुल बात वेद प्रकाश जी ने कही जी कि हर्ड इम्यूनिटी हमको फाइनली अचीव करनी है जी, जिसमें कम से कम 2 तिहाई डेवलप करें इस पर्टिकुलर वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट जी, या तो संक्रमण की वजह से हो या वैक्सीनेशन की वजह से हो। संक्रमण की वजह से होगी तो काफी सारी मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी होगी जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होती है। सो वैक्सीनेशन सही विकल्प है। हमारा देश एक मेजर मैन्युफैक्चरर है वैक्सीन का, अलग अलग तरह की वैक्सीन यहाँ पे कोविड के लिए हमारे पास अब उपलब्ध है, परमिशन उसकी मिल चुकी है। ठीक है, उसके लॉजिस्टिक्स जैसे भी हो, रोल आउट जैसा भी हो, लेकिन वैक्सीनेशन ही प्रोटेक्शन देने वाला है। ये पूरी दुनिया भर के सभी एक्सपर्ट्स मानते हैं, जनप्रतिनिधि भी मानते हैं। अब रही बात उसके रोल आउट में कुछ वक्त लगेगा। बीच में ये वेव आ गई जो सेकेंड वेव है, जो कि वाकई सबको विचलित कर रही है। लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए जिस तरह से पिछले साल हम लोगों ने सबने मिलकर काम किया, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, मुझे लगता है अपने पास वो सब संसाधन है, वो सब एक्सपर्ट्स और विशेषज्ञ यहाँ पे है, वो फैसिलिटीज और सर्विसेज हैं। ठीक है, इस बार अचानक उनको जुटाना पड़ा, लेकिन आई थिंक वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। हम सब मिलकर काम करेंगे तो ये अचीवेबल टारगेट मुझे इस बार भी लगता है। हाँ, वैक्सीन साथ में ही रोल आउट होता रहे, साथ में ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स और जो बार बार सैनिटाइजेशन, उसको ना भूले, उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। और ओवर क्राउडिंग अवॉइड करें। 1 से 2 ये पर्टिकुलर जो वायरल का स्ट्रेन है, हमने डेफिनेटली इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी पहले वाले से ज्यादा है, तो और भी ज्यादा इसकी अहमियत है कि हम जो पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट को कम से कम रखें। मीनवाइल वैक्सीन का रोल आउट जिस भी तरीके से हो रहा है उसको मैक्सिमम करवाएं। मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है जब वैक्सीनेट हो जाएगा तभी हम रिलेटिवली सेफ्टी की तरफ जाएंगे। लेकिन इसमें कुछ इत्तेफाक रख रहे हैं, वैक्सीन के अलावा विकल्प नहीं है। और जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक लोगों को एक दूसरे से दूरी पे रखा जाए। और लोगों को एक दूसरे से दूरी पर रखने का विकल्प क्या है? लॉकडाउन। इसके अलावा क्या केवल कहने से लोग दूर हो जा रहे हैं? जिस दिन खोल देते हैं उस दिन हजारों की भीड़ उमड़ती है उन दुकानों पर जहां पर लोग दहाई की संख्या में भी नहीं जाते हैं। तो इसकी रोशनी में डॉक्टर वेद प्रकाश जी, मैं आपके पास में एक संक्षिप्त सवाल के लिए आ रहा हूं। लोग दबे छुपे तरीके से लॉकडाउन के विकल्प को ही आजमा रहे हैं। नागरकर साहब इस समय रायपुर एम्स के डायरेक्टर हैं। रायपुर में आज से 15 दिन पहले बदहवासी के आलम था। कुल मिलाकर लॉकडाउन के विकल्प पर ही जाना पड़ा। रायपुर को भी, दुर्ग को भी, राजनांदगांव को भी, और फिर होते होते पूरा प्रदेश लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है। जुड़ा हुआ मध्य प्रदेश वो भी इसी दौर से गुजर रहा है और हालात काबू में आए, इससे नागरकर साहब को इनकार नहीं है। नहीं तो नागरकर साहब का जीना हराम हो गया था। मतलब कोई फोन जो बजता था उसके साथ में उन्हें टेंशन आ जाती थी कि अब किस पेशेंट को भर्ती कराना है। सवाल इस बात का है कि जब यह अनुभव सामने से गुजर रहा है, बड़े बड़े शहरों के हालात बता रहे हैं, देश की राजधानी खुद पिछले 15 दिन से लॉकडाउन के दौर से गुजर रही है, तब भी केंद्र के स्तर पर एक साहसिक फैसला लेने में इतना समय, इतना विलंब, आप समझ पा रहे हैं कि यह कितना जायज और कितना अनुचित क्यों हो रहा है? इसमें सवाल नहीं,
ये जायज या नाजायज जनता के साथ? देखिए हिमांशु जी, जैसे डॉक्टर नागरकर साहब बता रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बात है जी कि हम लोगों को दो ही तरह से अचीव करना है हर्ड इम्यूनिटी को। एक टीकाकरण है और दूसरा इन्फेक्शन है जो लोगों को हो रहा है। टीकाकरण को हम कितना भी करें, अभी लगता है कि पूरा साल ये समाप्त हो जाएगा, तब भी 30-40% पॉपुलेशन को कवर कर पाए, बड़ी बात है जी। लेकिन अभी जो हमारे सामने जो संकट है वो तो इन्फेक्शन का ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल है जी, जो बहुत तेजी से गांव-गांव तक पहुंच रहा है जी। और व्यवस्थाएं यदि नाकाफी साबित होती हैं तो निश्चित ही जो कंटेनमेंट है वही स्ट्रेटजी है कंट्रोल्ड एक्सपोजर के लिए जी। कि हम लोगों को एक्सपोज तो करें इन्फेक्शन के लिए जी। लेकिन उतना करें कि जिससे कि उन्हें अस्पताल में बिस्तर मिल सके जी, उसको ऑक्सीजन मिल सके, उसको दवाइयां मिल सके, जिससे कि मौत के आंकड़े को कम से कम रखा जा सके जी। इन दोनों बातों के साथ साथ जो हमारी जो समस्याएं हैं वो भी समझनी होंगी साथ में कि टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है, लॉकडाउन से प्रभावित हो सकता है, उसको भी देखना होगा। साथ ही साथ सप्लाई चेन भी प्रभावित होती है, उसको भी देखना होगा। मेडिकल सर्विसेज को कैसे अच्छे से चलाना होगा, ये भी प्रभावित होती है लॉकडाउन से। एसेंशियल सर्विसेज भी प्रभावित होती हैं और साथ ही साथ इकोनॉमिक फैक्टर है जो कि एक मेजर फैक्टर है, वो भी है। लेकिन मेरा कहना यह है कि ये दोनों सिचुएशन है, अगर हैंड इन हैंड हम इसको बीट करें दोनों बातों को, तो जान है तो जहान है वाली बात ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है हम सबके लिए। तो बस और हम नतीजे पे पहुंचते हैं क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है। वेद प्रकाश जी, आज हम श्रवण जी से तकनीकी कारणों से उतने विस्तार से बात नहीं कर पाए, नहीं तो श्रवण जी की बात सुनने का अपना एक अलग आनंद है, लेकिन उनसे फिर जुड़ेंगे तकनीकी तौर पर अपनी त्रुटियों को दूर करते हुए। लेकिन एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर अगर हम पहुंचे हैं तो जो आखिरी बात डॉक्टर वेद प्रकाश जी ने कही, ये बात भी देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले अभिभाषण में कही थी कोरोना महामारी के दौर में, कि जान है तो जहान है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अपनी प्राथमिकताएं नहीं बदलेगी, वह अभी भी जहान से ऊपर तवज्जो जान को देगी, और जान को अगर तवज्जो देनी है तो इस समय पर साहसिक कदमों को उठाए जाने की जरूरत है। वेद प्रकाश जी ने कहा कि आंकड़े कम रहने चाहिए। आंकड़े कम करना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग देख रहे हैं कि शमशानों में लाशें 100 की संख्या में आ रही हैं और सरकारी आंकड़ों में वो 1, 2 और 5 बताई जा रही हैं। इस तरीके से आप अपने मन को बहला सकते हैं पर इस देश की जनता को वो बचा नहीं सकते। उम्मीद करते हैं कि आप देश की जनता को बचाने की कोशिश करेंगे, ना कि आंकड़े बचाने की कोशिश। इस उम्मीद के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। समय अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर साहसिक फैसले को ही समर्पित। मरहूम शायर राहत इंदौरी का अपना एक अलग अंदाज था। जहाँ से श्रवण गर्ग जी हमसे जुड़े इंदौर से, तो उन्होंने एक कमाल का शेर कहा। मौजूदा हालात में वो शेर बड़ा सटीक है। राहत इंदौरी ने अपने अंदाज में कहा था कि फैसला जो कुछ भी हो हमें मंजूर होना चाहिए, कि फैसला जो कुछ भी हो हमें मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। तो फैसले के संदर्भ में कुल मिलाकर एक साहसिक फैसले की उम्मीद हम केंद्र सरकार से करते हैं, और इसलिए करते हैं कि 3 दशक के बाद में तो जैसे तैसे इस देश ने स्पष्ट अभिमत के साथ एक शख्स के हाथों में सत्ता सौंपी है। एक बड़ा भरोसा उनके साथ में है। उस भरोसे को बनाए रखने की जिम्मेदारी उनके पास है, और उन लोगों की ज़िंदगी बचाए रखने की जिम्मेदारी भी उनके पास है जिन्होंने उन पर भरोसा किया था। तो उम्मीद करते हैं इस भरोसे को कायम रखते हुए कोई साहसिक फैसला वह लेकर दिखाएंगे, वैसा फैसला जो उनकी पहचान रही है। इस उम्मीद के साथ आज इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। सादर प्रणाम।